नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके आए हैं। 50 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई बेस्ड क्वांटिटी। तो एसआई बेस्ड क्वांटिटी इनमें कौन सी नहीं है, मतलब बेस यूनिट कौन सी इसमें नहीं होगी। तो लेंथ जो है ये बेस यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट भी बेस यूनिट है, फोर्स जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। कैसी है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ये बेस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एसआई बेस यूनिट वाज रीडिफाइंड यूजिंग द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट को यूज करके कौन सी एसआई यूनिट थी, बेस यूनिट कौन सी ऐसी थी जिसको रीडिफाइन किया गया था। तो ये किलोग्राम को रीडिफाइन किया गया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज। अब प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और एक चीज और याद रखनी है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जो एंगल होते हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। कौन सा इसमें डायमेंशनलेस होगा। तो स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, मीटर मीटर कट जाएगा तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगी। फोर्स में डायमेंशन होता है, प्रेशर का भी होता है, मोमेंटम का भी होता है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच एसआई बेस यूनिट इज डिफाइंड यूजिंग सीजियम 133 एटम ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कौन सी ऐसी एसआई बेस यूनिट है जिसको डिफाइन किया गया था सीजियम 133 को यूज करके। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये डिफाइन किया गया था सेकेंड को। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत पूछी जाती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच क्वांटिटी हैज डायमेंशन ml2t-2। अब देखिए ml2t-2 जो है वो किसकी यूनिट हो जाएगी, तो ये टॉर्क की होगी। कैसे टॉर्क की होगी, टॉर्क का जो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की अगर ऐसा यूनिट देखी जाएगी तो ये क्या होती है, mlt-2 होती है। और जो डिस्टेंस है उसकी भी एल हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होके एल और एल क्या बना देगा, 2 बना देगा। तो ml2t-2 ये बना देगा। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क। द यूनिट ऑफ स्टेडियन मेजर्स। तो स्टेडियन जो है ये क्या मेजर करता है, तो ये सॉलिड एंगल को मेजर करता है। प्लेन एंगल के लिए भी बताया था रेडियन है, सॉलिड एंगल के लिए स्टेडियन मतलब 3D एंगल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई डिराइव्ड यूनिट। कौन सी डिराइव्ड यूनिट नहीं है पूछा गया है, तो न्यूटन डिराइव्ड है, जूल भी डिराइव्ड है, पास्कल भी डिराइव्ड है, किलोग्राम जो है वो डिराइव्ड यूनिट में नहीं आता है। ठीक है, ये कैसी यूनिट है, इसको बेस यूनिट कहा जाएगा, बेस यूनिट है ये। आगे बढ़ते हैं, वन मोल कंटेन्स एग्जैक्टली। तो वन मोल में क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे वन मोल एटम बोला जाएगा तो इतने एटम्स हो जाएंगे, वन मोल मॉलिक्यूल बोला जाएगा तो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमेशा काउंटिंग नॉन जीरो नंबर से होती है, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3000। तो 3000 में आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो ये केवल एक होगा जो कि 3 है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है मान लीजिए, और कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरोस आ रहे हैं और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रही है, तो इन जीरोस को काउंट नहीं किया जाता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस, तो ये पॉइंट नहीं है, ये बताना है इसमें कितने होंगे, तो इसमें 3 हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14th क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। अभी ये आपको नंबर दिया है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। देखिए पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो इसको काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट में, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखा जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो कौन से ऐसे जीरोज होंगे जो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ट्रेलिंग विदाउट डेसिमल दिया गया है, बिटवीन नॉन, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए
1004 लिखा है, 2008 लिखा है, तो ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, हमेशा सिग्निफिकेंट रहते हैं। 0.005600 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो देखिए, नॉन जीरो से हमेशा स्टार्ट करेंगे तो 1, 2 और पॉइंट के बाद जीरो जो होते हैं गिने जाते हैं, तो 3 और 4। ये वाले जीरो नहीं गिने जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से होगी गिनना नॉन जीरो से, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 17th क्वेश्चन कह रहा है 6.325 राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकम। तो देखिए, अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये 6.32 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहाँ पर जो डिजिट ड्रॉप करी गई है वो 5 थी। तो अगर ये, और क्योंकि आपको पता है 5 से पहले जो डिजिट है वो कैसी है? इवन है, तो ये नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6.32 विल बी द करेक्ट आंसर। 4.245 राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो यहाँ पर भी सेम चीज आप देख सकते हैं, 4.425 है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा? 4.24 ही आएगा, क्योंकि देखिए ये आपका नंबर है 5 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखेंगे तो यही हो जाएंगे, और 5 से पहले कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो 4.24 इज द करेक्ट आंसर। साइंटिफिक नोटेशन रिमूव्स एम्बिग्यूटी इन। साइंटिफिक नोटेशन जो होते हैं, ठीक है, वो किस चीज में एम्बिग्यूटी को खत्म कर देते हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की एम्बिग्यूटी को ये खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कौन सा ऐसा होगा जिसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो एग्जैक्ट नंबर अगर है तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स हो गए, डिफाइंड कांस्टेंट हो गए, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिलेंगे। while multiplying measured quantities आंसर should have। तो कभी भी हम लोग measured quantities को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में जो होना चाहिए वो मैक्सिमम डेसिमल नहीं होना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। while adding measured quantities rounding depends upon। तो राउंड ऑफ अगर कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ 12.3 प्लस 4.56 प्लस 0.789। तो सबको अगर ऐड किया जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 12.3। अब इसमें कि वन डेसिमल प्लेस है कि टू डेसिमल प्लेस है? डेसिमल प्लेस के पास केवल एक ही नंबर है, तो वन डेसिमल प्लेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें चेक कैसे करना है? मतलब यहाँ पे ये ऐड नहीं करना है, ये नहीं कि आप ऐड करने लग जाएंगे। आपको केवल ये चेक करना है जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है, सबसे कम प्रिसाइज नंबर कौन सा है? ये वाला है 12.3, क्योंकि इसमें केवल एक ही आपको डेसिमल प्लेस दिखाई पड़ रही, बाकी सबसे ज्यादा प्रिसाइज आपका 7.789 है। इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना है। अब 12.3 वाले में जो डेसिमल प्लेस है केवल एक ही है, तो रिजल्ट में भी एक ही डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, यही रूल कहता है। अब जैसे मान लीजिए लिखा होता 12.33 प्लस 4.568 प्लस 2.2345, ऐसे लिखा होता, तब पूछा जाता कि जो रिजल्ट होना चाहिए वो उसमें कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो सबसे कम जो मतलब सबसे कम अगर देखा जाए, सबसे कम प्रिसाइज इसमें कौन सा है? ये वाला है, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? दो, तो दो होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इंटरमीडिएट कैलकुलेशन शुड रिटेन। तो इंटरमीडिएट कैलकुलेशन जो होती हैं उसमें क्या होना चाहिए? उसमें एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इससे मेनली राउंडिंग एरर्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। रिलेटिव एरर मेनली डिपेंड्स ऑन। तो रिलेटिव एरर जो होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपको बताना है। तो रिलेटिव एरर जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो रिलेटिव एरर का पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए, होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अपॉन, रिलेटिव एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। 26 कह रहा है विच पेयर है सेम डायमेंशंस। तो इनमें कौन सा ऐसा पेयर होगा जिसमें सेम डायमेंशंस होंगे? प्रेशर और एनर्जी में नहीं होंगे, मोमेंटम और इम्पल्स में होंगे। तो पी बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। दोनों का अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो सेम आएगा।
और वो क्या आ जाएगा, MLT-1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच क्वांटिटी हैज डायमेंशन LT-1। अब देखिए L मतलब हो गया मीटर और T-1 का मतलब हो गया पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होती है, वेलोसिटी की, तो डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी का। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो फोर्स का पता ही होना चाहिए, MLT-2 होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT-2, तो आंसर बन जाएगा MLT-2 कहाँ है, सी ऑप्शन में है। तो 28 का सी ऑप्शन सही है। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन पूछेगी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम है, बात याद रखिएगा, मास मतलब m हो गया और वॉल्यूम अपॉन में है तो L-3, तो ML-3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है इसकी यूनिट, तो LT-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 31 कह रहा है विच क्वांटिटी हैज डायमेंशन ML-1 T-2। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ML-1 T-2 पूछा गया, तो पहले स्ट्रेस का ही चेक कर लेते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है ML-T-2, ठीक, अपॉन एरिया का होता है L2। अब देखिए ये L और ये L कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ML-1 T-2। तो देखिए आ गया सीधे सीधे, स्ट्रेस का ही डायमेंशन ये होता है। अब स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही याद रखिएगा प्रेशर का भी होगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम की बात हो रही है उसमें स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वेलोसिटी एंड स्पीड, तो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। मेनली डायमेंशन के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, हैज डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशन के बारे में पूछा गया है कि दोनों का डायमेंशन क्या होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क होता है, वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स यूनिट क्या हो जाएगी, MLT-2 हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस भी L हो जाएगा, तो क्या हो गया, ML-T-2, ये आंसर इसका बन जाएगा। तो ML-T-2 दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। विच हैज डायमेंशंस ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशन इसमें एनर्जी में भी मिलेगा, फोर्स में भी मिलेगा, कपल में मिलेगा, तो ऑल ऑफ दी अबव सही है इसमें। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन, तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते, डायमेंशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, यूनिट्स को भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, होमोजेनिटी को भी डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो कौन सा ऐसा कांस्टेंट है जिसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, पाई को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डायमेंशनल एनालिसिस से जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं, क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है ये क्या स्टेट करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली ये स्टेट करती है, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन S का होना चाहिए वही डायमेंशन यू टी का होना चाहिए, और वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का भी होना चाहिए। तो सेम डायमेंशंस को मेनली स्टेट करती है, तो सेम डायमेंशन से रिलेटेड ये प्रिंसिपल है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डायमेंशन डायमेंशनल करेक्टनेस गारंटीज, तो डायमेंशनल करेक्टनेस जो होती है ये क्या गारंटी करता है, ये बताना है। तो ये करेक्टनेस अगर कर रहे हैं तो ये भी जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही है, ये मे बी स्टिल रॉन्ग, ठीक है। तो ये फिजिकली करेक्ट नहीं हो सकता, डायमेंशनल करेक्टनेस जो होती है वो फिजिकली करेक्ट नहीं होती है, हर बार गलत हो सकता है कभी कभी। विच इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस ए टी गलत है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही सही है, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया जो डायमेंशन इसका होना चाहिए वही डायमेंशन यू टी का होना चाहिए, वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का होना चाहिए। तो आप चाहे यू टी का डायमेंशन देखिएगा,
चाहे हाफ ए टी स्क्वायर का, हाफ ए टी स्क्वायर का देखें या केवल ए टी स्क्वायर का देखें, डायमेंशन एक ही आएगा। इसका भी डायमेंशन आप देखेंगे मीटर आएगा, इसका भी डायमेंशन मीटर मतलब एल आ जाएगा, यूनिट मीटर और डायमेंशन एल आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, अब देखिए कैपिटल जी का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन मास। अब जी जो है वो क्या है, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन है, इंटू आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन मास, मास मतलब एम। तो ये हो गया एम माइनस वन एल क्यूब और टी माइनस टू, ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर a t की पावर b देन a प्लस b। देखिए v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर a हो गया और t की पावर b हो गया। तब आपको बताना है जो a प्लस b होगा वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा x जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं l की पावर a और t मतलब है t है, ठीक है, तो t की पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिला, एल टी माइनस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये मिला। अब यहाँ पे वन है तो a की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, और यहाँ पे t माइनस वन है, t की पावर b है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो t की वैल्यू जो b की वैल्यू मिल रही है t की पावर माइनस वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू b, तो b मिल रहा है आपको माइनस वन, तो a वन है b माइनस वन है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो यहाँ पर b ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या फॉर्मूला होता है, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है। तो लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। 44th कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ मास इन पेंडुलम रिलेशन। तो जो मास पे एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला है हमारे पास में टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो मास तो दिया ही नहीं, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास पे एक्सपोनेंट जीरो हो जाएगा, मतलब एम जीरो का मतलब वन होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो इसके आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं एम की पावर जीरो। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस इज यूजफुल इन, तो ये किस चीज में यूजफुल होती है, चेकिंग, बिल्कुल सही बात है, चेक करने के लिए, फॉर्मूला को रिलेशंस के लिए भी सही है, यूनिट कन्वर्जन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। विच हैज डायमेंशन एम एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन पूछा गया है, डायमेंशन किसका होगा, तो इम्पल्स का होगा, बिल्कुल सही बात है, मोमेंटम का भी होगा, तो बोथ ए एंड बी, ये सही है इसका आंसर, सी ऑप्शन। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू होता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8.6 इंटू टेन टू की पावर सिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, 8.7 जो है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 के बराबर है, तो 10 इंटू टेन टू की पावर सिक्स मतलब 10 टू की पावर सेवन, तो ऑर्डर क्या हो गया, 10 टू की पावर सेवन हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। विच हैज नो डायमेंशन, तो किसमें डायमेंशन नहीं होगा, स्ट्रेन में भी डायमेंशन नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डायमेंशन नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन नहीं होगा डायमेंशन, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। एसआई सिस्टम इज प्रेफर्ड बिकॉज, अब देखिए एसआई सिस्टम को क्यों प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो पहला ये डेसिमल बेस्ड होता है, बिल्कुल सही है, इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, कोहेरेंट होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, सारी की सारी जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है जो फिजिकली करेक्ट हो, एवरी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो पक्की बात है कि डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगी। तो चलिए आप लोग बताइएगा आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स बने इस पेपर में, मतलब 50 एमसीक्यूज में। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।